साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं पंकज गुप्ता सर्वोदय प्रभात पार्टी से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जातीय जनगणना पर हमारी केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है कि अब जातीय जनगणना होगी ही होगी। अब जातीय जनगणना है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि जातीय जनगणना का इतिहास क्या रहा है और जातीय जनगणना के आने वाले समय में प्रभाव क्या क्या रहेंगे, कि क्या प्रभाव हो सकते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, आर्थिक प्रभाव क्या होंगे इस चीज़ के। तो सबसे पहले जानते हैं कि जातीय जनगणना है क्या। साथियों, जातीय जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर भारत की सरकार, केंद्र सरकार सभी लोगों की जानकारी जुटाएगी, उनकी जातियों के बारे में जानकारी जुटाएगी और ये पता लगाएगी किस जाति के कितने कितने लोग हमारे भारत में रहते हैं। जैसे कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं। या फिर इससे ये भी पता लगाया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस के कितने हैं या बिलो पुअर्टी लेवल के कितने लोग हैं। तो जाति के साथ साथ वो आय, सामाजिक, आर्थिक चीज़ों पे भी सारी जनगणना एक साथ होगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इस जाति जनगणना की आवश्यकता हुई कहाँ से, पैदा कहाँ से हुई। साथियों, अगर हम ब्रिटिश काल में जाएं तो 1871 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने जातीय जनगणना करवाई थी। उसके बाद से हर 10 साल बाद, यानी 1881, 1891, 1901, ऐसे करते करते 1931 में, आज़ादी से पहले आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। और जातीय जनगणना क्या थी, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी इनको आधार मान के इनकी गिनती की जाती थी और उनके आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। आफ्टर दैट 1931 में यह बताया गया कि भारत देश में 51% जो है ओबीसी जाति के लोग रहते हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग 51%, 51% रहते हैं। तब जातीय जनगणना ब्रिटिश काल में होती थी। फूट डालो, शासन करो, उन्होंने जातियों में विभाजित किया, धर्म में विभाजित किया। अब बात करते हैं आज़ाद भारत के बाद। 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई साथियों। 1951 में सिर्फ और सिर्फ जनगणना हुई, जिसके अंदर एससी और एसटी की तो गिनती की जाती थी, लेकिन ओबीसी की और बाकी कास्ट की गिनती नहीं की जाती थी। तो उसके बाद हमारे पास ओबीसी वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई कि हमारी भी गिनती, हमारी भी जनगणना की जाए। इस सब संघर्ष के बाद 1979 में, यानी 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया, मंडल आयोग का गठन किया गया। और मंडल आयोग ने भी सिर्फ एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि सारे चावल देखे नहीं पके हुए और ऊपर से 2 चावल देखे कि पक गए हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दिखा दिया कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर 52% जो है, 52% ओबीसी जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद 1990 में केंद्र की सरकार ने यह मानकर कि भारत के अंदर 52% लोग ओबीसी रहते हैं और उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया, यानी आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। उसके बाद कुछ लोगों की डिमांड आई, जैसे राजस्थान जैसे, और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जैसे मैं 2 एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास जाट भाई हैं, गुजर भाई हैं, कुछ ऐसे, कुछ जनरल कैटेगरी में किसी राज्य में गिने जाते हैं, कुछ ओबीसी कैटेगरी में आते हैं किन्हीं राज्यों में। तो उनमें आज भी ये चीज़ें मानी जाती हैं कि हमें ओबीसी में गिना जाए या हमें ओबीसी में नहीं गिना जाए कहीं पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये तब से डिमांड 1990 के बाद ओबीसी वाले लोगों ने और इसको तेज की, आवाज़ अपनी बुलंद की। अब आते हैं कि उसके बाद जब जनगणना होती रही हमारे पास हर 10 साल में, लेकिन आंकड़े जो थे सामाजिक आर्थिक के ऊपर निकाले गए। लेकिन 2011 में सामाजिक आर्थिक तौर पर जातीय जनगणना भी की गई साथ में, यानी सोशो इकोनॉमी कास्ट सेंसस की गई 2011 में। उसका नाम दिया गया सोशो इकोनॉमी कास्ट सेंसस, जिसे कहते हैं SECC, जिसके अंदर जातीय जनगणना के भी आंकड़े आए कि कौन सी जाति के लोग कहाँ पर कितने कितने रहते हैं। लेकिन 2011 में उस समय की कांग्रेस सरकार जो केंद्र में स्थापित थी, उन्होंने जातिगत लोगों के जातीय आंकड़े नहीं निकाले। उन्होंने खाली आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर यह बताया कि हमारे देश में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कौन से व्यक्ति, प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है, कौन सा व्यक्ति कितनी इनकम कमा रहा है, और SC ST के आंकड़े जारी कर दिए। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार को यह पता चल गया था कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं।
और हमेशा जाति के आधार पर ही उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब वोट की राजनीति खेली। अब बात आती है कि ये दोबारा से मुद्दा उठा तो उठा क्यों जाति के आधार पर। साथियों, बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में। बिहार में जब इलेक्शन आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी की सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने 2022 और 2023 में एक जातीय जनगणना करवाई, जिसके अंदर एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और राज्य स्तर पर यह जातीय जनगणना की गई। उसके आधार पर, जब वहाँ के आंकड़ों को देखने के आधार पर पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की डिमांड उठने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की डिमांड उठने लगी तो केंद्र के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। 2022 और 23 के बाद से प्रेशर बनाया जा रहा है, 24 और 25 आ गया है। तो तब जब 2022-23 में जातीय जनगणना करवाई गई थी तो मोदी जी जो थे एक हिंदू वोटों को टारगेट कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, हिंदुत्व के ऊपर खेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उसके उलट जातीय जनगणना के बाद जो बिहार में देखा गया कि लोग कहीं ना कहीं जातियों का फर्क इफेक्ट पड़ रहा है वोट बैंक के ऊपर। तो मोदी जी को ये लगा कि हम तो भाई अब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलने वाला, तो हम आ गए 240-250 के बीच पे आ गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि आने वाले चुनावों में जातीय जनगणना होने के बाद यदि जाति के आधार पर लोगों को पता लगाया जाए तो उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक को उस हिसाब से वो साध सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इसको उठाने वाली कौन है? उठाने वाले विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का कहना है कि जातीय जनगणना करवाओ, जातीय जनगणना करवाओ, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 2011 में जब जातीय जनगणना यानी सोशो इकोनॉमी कास्ट सेंसस उन्होंने करवाई थी तो जातीय जनगणना के आंकड़े उन्होंने क्यों पब्लिकली नहीं डाले, पब्लिक को नहीं दिए। उन्होंने खाली अपने आप ही गुप्त रख लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ना समाज में हीन भावना पैदा हो जाएगी और समाज एक दूसरे को मतलब जाति के आधार पर देखने लगेगा। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस को यह पता है कि कहां पर किस किस जाति के लोग कितने कितने रह रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार में रह चुके। उनके ऑफिशियल ऑफिसर्स को यह पता था कि जाति किस किस जाति के लोग कहां कहां पे हैं। जब 2011 में, क्योंकि सरकार तो 2014 में हटी, 3 साल का समय था, मनमोहन सिंह जी भी रह चुके, तो इसी आधार पर ये लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर वोट को हम अपने जाति के वोट को साध सकें। और यहाँ तक कि तो अखिलेश बाबू जी ने उत्तर प्रदेश में ये नियम भी चालू कर दिया, पीडीए लिया है वो, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यदि जाति जनगणना हो जाती है तो कहीं ना कहीं पीडीए वोट बैंक से अखिलेश बाबू को फायदा पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि इतने सारी चीज़ों के बाद इसके प्रभाव क्या होंगे। साथियों, जो कुछ जाति जो छूट गई हैं, और ऐसा नहीं, कुछ बहुत जाति छूट गई हैं जो ओबीसी में काउंट ही नहीं हुई, जो आज भी अपने आप को खोज रहे हैं कि हमें ओबीसी माना जाए और हम पिछड़े हुए हैं और हमें ओबीसी के दायरे में लेके आया जाए, तो उन जातियों को फ़ायदा हो जाएगा। जो कुछ लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपनी जाति के लिए काफ़ी समय से, तो उन जातियों को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा, इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और आप सभी इसके लिए तैयार हो जाएं, जो भी अपने जातियों को। और कुछ लोगों को ये था कि भाई जो कुछ लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, वो उन्होंने आरक्षण का फ़ायदा इतना उठाया है कि वो बहुत आगे निकल गए, अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखी जाएंगी कि कौन सी जाति को आरक्षण का फ़ायदा ज़्यादा मिल गया है, वो कितनी आगे निकल गए हैं, और कौन से लोग बिलो पुअर्टी लेवल के बीपीएल से नीचे बीपीएल पे आ चुके हैं। जैसे कुछ जनरल कैटेगरी भी बीपीएल पे आज के टाइम पे है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी हैं। तो एक इनका वर्गीकरण करके उन्हीं के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग योजना बनाएगा, उसके आधार पर देश को, जो मोदी जी का सपना है हमारे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टारगेट करना है, तो उसी के आधार पर योजनाएं बना के पर्टिकुलर जाति का विकास करवाया जाएगा। अब साथियों, नज़र डाल लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो जातियां हाशिए पे थी, जिन जातियों को पूछा नहीं जा रहा था या वो कहीं ना कहीं छूट गई थी, उन जातियों को सामने लाकर उनका सामाजिक समानता के आधार पर उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आरक्षण या XYZ जो भी उस वक्त आने वाले समय में जो भी नीतियां बनेंगी, उनके आधार पर उनको सुविधाएं दी जाएंगी।
आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? आर्थिक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो लोग आर्थिक तौर पर पीछे रह चुके हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, बजट लेके आया जाएगा। जैसे चाहे वो EWS के लोग हुए, चाहे BPL के लोग हुए, एक अलग से बजट बनाया जाएगा आर्थिक तौर पे और योजना ला के उनके लिए विकास का काम किया जाएगा, उनको आगे लाया जाएगा। फिर आता है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या आएगा? जो देखिए राजनीतिक प्रभाव बहुत इस पे असर करने वाला है और गंदा असर करने वाला है, ठीक है। वो क्या असर करेगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करके वोट बैंक खींचने का काम करेंगे। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में ये पूरा का पूरा देश जातियों में विभाजित हो जाएगा। जिस तरीके की सरकार बात करती है कि हिंदुत्व और हिंदुओं को एक होना है, हिंदू के आधार पे बातें होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारी जो केंद्र सरकार ने उसी ने ही जातियों में हमें वर्गीकृत कर दिया और इसको मानना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे गली मोहल्ले से लेके घरों तक की हम लोग जातियों में विभाजित हैं और उस पर बात भी करते हैं। तो ये इस पे चर्चा होनी चाहिए और एक चर्चा का विषय है ये, जिससे कि एक अच्छे आने वाले समय में एक अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो चुनौती की चुनौती क्या आएगी हमारे पास? इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है हमारे पास। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो नीति निर्माण होगा और सामाजिक समानताएं आएंगी और आर्थिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं, नई नीतियां लाकर देश को एक विकास के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपने हमारी बातें सुनी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।